गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आप देख रहे हैं टाइम्स नव भारत का ये मॉर्निंग बुलेटिन जिसका नाम है न्यूज उदय। और इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। बुलेटिन में वायरल खबरों का फैक्ट चेक भी करेंगे, खबरें आपके काम की भी होंगी। लेकिन आइए सबसे पहले देख लेते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। लखीमपुर केस में मंत्री अजय मिश्र की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किसानों का आज देशव्यापी प्रदर्शन है। किसान आंदोलन के 11 महीने पूरे होने पर किसान मोर्चा राष्ट्रपति को आज ज्ञापन सौंपेगा। आज सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर हिंसा केस में सुनवाई भी होगी। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक लेंगे, जिसमें मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा होगी, साथ ही सरकार की नीतियों पर भी चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह आज पुलवामा में शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। कल रात में शाह ने सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ ही एसएसबी के जवानों के साथ खाना खाया था। सीमा पर चीन की नापाक हरकत का खुलासा हुआ है। करीब 40 चीनी सैनिकों ने 15 सितंबर 2021 को भारत में घुसपैठ की थी। केल, जूरा और लीपा समेत कई गाँवों में चीनी सैनिकों ने सर्वे किया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गुजरात एटीएस ने बीएसएफ के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने इस कर्मचारी पर खुफिया जानकारी पाकिस्तान भेजने के आरोप लगाए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। कल आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल सरयू आरती में भी शामिल हुए थे। यूपी चुनाव के चलते केजरीवाल कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। कांग्रेस ने आज सुबह 10 बजे अपने सभी महासचिवों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। आगामी विधानसभा चुनावों और महंगाई के विरोध में प्रदर्शन की प्लानिंग पर सोनिया गांधी की अध्यक्षता में चर्चा होगी। बिहार के तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव के लिए सीएम नीतीश कुमार आज भी जनसभाएं करेंगे। लंबे अरसे बाद लालू यादव भी कल से दोनों ही सीटों पर प्रचार के लिए उतरने वाले हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जल्द ही पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगी। कल ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में यूपी के पूर्व सीएम कमलापति त्रिपाठी के ग्रेट ग्रैंडसन ललितेश और राजेश त्रिपाठी शामिल हुए हैं। पीएम मोदी 28 अक्टूबर को वार्षिक आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअली शामिल होंगे। रणनीतिक साझेदारी, व्यापार और निवेश को लेकर चर्चा की जाएगी। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। आर्यन की बेल का एनसीबी विरोध कर सकती है। मुंबई ड्रग्स केस में आर्यन खान फिलहाल आर्थर रोड जेल में बंद है। मुनमुन धमीचा, अरबाज खान समेत कई आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। 25 करोड़ के लेन देन के आरोप के बाद जल्द ही किरण गोसावी सरेंडर कर सकता है। सरेंडर करने की चर्चाओं पर लखनऊ पुलिस ने इनकार किया है। गोसावी के बॉडीगार्ड ने 25 करोड़ की डील के आरोप लगाए थे। रिश्वत लेने के आरोप झेल रहे समीर वानखेड़े दिल्ली में एनसीबी महानिदेशक से मिल सकते हैं। एयरपोर्ट पर उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को गलत बताया और उन्होंने कहा कि कोई समन नहीं मिला, बल्कि मैं शेड्यूल मीटिंग के लिए ही दिल्ली आया हूं। समीर वानखेड़े पर लगातार निशाना साध रहे महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ शिकायत की गई है। बीजेपी विधायक ने मलिक पर धार्मिक घृणा पैदा करने के केस दर्ज करने की मांग की है। आज डब्ल्यूएचओ की ओर से कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। भारत बायोटेक की बनाई गई कोवैक्सीन पर आज डब्ल्यूएचओ की तकनीकी सलाहकार समूह की बैठक होनी है। दिल्ली में महज 23 दिनों में डेंगू के 600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। राजधानी में पिछले हफ्ते कोरोना से ज्यादा डेंगू के 283 केस मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पर जानकारी देंगे। दोपहर 12 बजे एनएमसी में स्वास्थ्य मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया है कि वैक्सीन लगवा चुके लोग कोरोना का शिकार हो रहे हैं। वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी उनकी इम्यूनिटी 6 महीने से ज्यादा नहीं है। दिल्ली में छठ पूजा करने वालों के लिए आज से वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत होगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और आदेश गुप्ता इस ड्राइव का उद्घाटन करेंगे। T20 मेंस वर्ल्ड कप में आज पहले साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का मुकाबला होगा। शाम को दूसरा मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। पाकिस्तान की जीत के बाद जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी पर पुलिस ने एक्शन लिया है। सौरा और करण नगर पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है। पाकिस्तान के खिलाफ T20 मैच गंवाने के बाद भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को लोग सोशल मीडिया पर निशाना बना रहे हैं। सचिन तेंदुलकर, राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता और खिलाड़ियों ने शमी को समर्थन किया है।
भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप में 12 हार के बाद 13वां मैच जीतने वाले पाकिस्तान के पीएम ने शर्मिंदगी भरा बयान दिया है। इमरान खान ने कहा है कि भारत के साथ बात करने का यह सही समय नहीं है। आईपीएल 2022 में अब अहमदाबाद और लखनऊ के जुड़ने के साथ ही टूर्नामेंट फिर 10 टीमों के साथ होगा। गोयनका ग्रुप ने लखनऊ टीम 7,090 करोड़ रुपए और सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स ने अहमदाबाद टीम 5,625 करोड़ रुपए में खरीदी है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर दौरे के तीसरे और आखिरी दिन पुलवामा जिले के लेतीपोरा पहुंचे। यहां पर सीआरपीएफ कैंप में वो गए और अमित शाह ने सीआरपीएफ कैंप में सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसएसबी के जवानों के साथ में खाना खाया। बताते चले, खाना खाते हुए देखिए उनसे चर्चा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। साथ में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री ने एक तरह से ये जानने की कोशिश की कि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने रात्रि विश्राम भी कैंप में जवानों के साथ में ही किया। गृह मंत्री अमित शाह ने जिन जवानों से बात की उनसे टाइम्स ऑफ भारत संवाददाता रविकांत राय ने भी बातचीत की। आज होम मिनिस्टर आपके बगल में बैठे, खाने की टेबल पर आपसे बातचीत की, कैसा फीलिंग है आपकी? सबसे ये हो गए सर, हमारे मनोबल साहब आने से और बढ़ गए। क्या पूछा, आपसे बात कर रहे थे, क्या पूछा घर परिवार के बारे में? आप थोड़ा भावुक लग रहे हैं। ये कैसा काम चल रहा है, कहाँ आप किस जगह काम कर रहे हैं? पूछा आप लोगों को किस प्रकार की दिक्कतें हैं? नहीं, दिक्कत तो नहीं, बढ़िया चल रही है। जब आप आ रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा, मैं बगल में खड़ा था आपके, कि कहाँ के रहने वाले हो, कैसे हो, कब आए यहाँ पे, कब से पोस्टिंग है? मैं यहाँ से 3 साल से काम कर रहा हूँ सर। मतलब बढ़िया जगह है। वीरेंद्र कुमार जी भी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र जी से भी उन्होंने बातचीत की, बगल में एलजी महोदय बैठे थे। वीरेंद्र जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या कुछ पूछा है एचएम ने आपसे? मैं वैसे तो दिल्ली का रहने वाला हूँ प्रॉपर। एचएम जी ने यही पता किया था कि कैसा लग रहा है यहाँ पे, मैं आपके बीच में आया हूँ। तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो होम मिनिस्टर साहब हमारे पास आए और हमारा उसका जो उपजाई किया उन्होंने। आपको लगता है कि हौसला बुलंद किया? जी, आपके बगल में बैठे जो आप लोगों का मनोबल है और ज़्यादा ऊंचा हो गया है। जी राइट सर। चलिए, आईटीबीपी के भी जवान टेबल पर बैठे हुए थे, आईटीबीपी के जवानों से भी उन्होंने बातचीत की। कैसा लग रहा है? होम मिनिस्टर सामने बैठे हुए थे, एक अद्भुत फीलिंग आप लोगों? सर काफ़ी अद्भुत फीलिंग, काफ़ी अच्छा लग रहा था सर। कुछ ये अविश्वसनीय पल थे जो सर के साथ टेबल शेयर किया, उनके साथ डिनर किया सर। काफ़ी कुछ उन्होंने पर्सनल बारे में पूछा, कहाँ से हैं, जॉब कितने साल हो गई, कहाँ रहते हैं, काफ़ी कुछ पूछ रहे थे सर। काफ़ी अच्छा लगा उसके साथ यहाँ पे बैठ के। आप लोगों के लिए होम मिनिस्टर का एक खाने की टेबल पर बैठना, बगल में एलजी का बैठना, क्या मायने रखता है? क्या सर काफ़ी अच्छा मैसेज है सर, हमारे लोग काफ़ी अच्छा, काफ़ी अविश्वसनीय हमारा उत्साह जो ऐसे और अच्छा लगता है सर के साथ। खाने की टेबल पर दीपक कुमार भी थे। दीपक जी से भी एक बार हम बातचीत कर लेते हैं। दीपक जी, आप तो जस्ट बगल में ही बैठे सर, बार आपसे बातचीत कर रहे थे। सर बात कर रहे थे। क्या कहा? सर पूछ रहे थे हमारे कहाँ के रहने वाले हैं, फिर हमारे पोस्टिंग के बारे में, कितनी साल सर्विस हुई, फर्स्ट पोस्टिंग में कहाँ थे, सेकंड में कहाँ थे, क्या ड्यूटी है, वही पूछ रहे थे। कश्मीर के बारे में पूछ रहे थे, किस प्रकार की चुनौतियाँ हैं, कैसे ड्यूटी चल रही है? जी सर, ड्यूटी के बारे में पूछ रहे थे। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी के लिए पूछ रहे थे कि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी तुरंत मिल जाती है या नहीं। कुपवाड़ा में हम रहते हैं। आपके लिए तो ये जीवन का सबसे यादगार लम्हा होगा। जी सर, बिल्कुल सर, हमेशा याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा सर। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ सर। तो दीपक कुमार जी, आप कहाँ के रहने वाले? सर हम वाराणसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वाराणसी प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी से? जी सर। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों का मनोबल और बढ़ गया है उनके आने से? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। हम लोगों का अभी पीआई ट्रेनिंग यहाँ चल रहा है, तो ट्रेनिंग के दौरान मतलब कि हम लोग जो सीखे हैं बढ़िया सीखे हैं, और उनके आने पर हम लोगों का मनोबल और बढ़ गया है। हमारे साथ डिनर कर रहे हैं, उससे हम लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि होम मिनिस्टर, गृह मंत्री हमारी आंखों के सामने बैठे हैं, जिनको हम हूबहू देख सकते हैं। तो ये हमारे बल के लिए, हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है।
और आइए अब रुक करते हैं अगली खबर का। समीर वानखेड़े कल दिल्ली पहुंचे और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। आपको बताएं, समीर वानखेड़े पर आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद एनसीबी का एक गवाह ही है जिसका नाम है प्रभाकर। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्रूज ड्रग्स केस मामले में आरोपों का दौर आखिर कब थमेगा, कब सामने आएगी सच्चाई और आखिर क्यों ड्रग्स का ये केस हिंदू मुसलमान का अब एंगल लेता जा रहा है। एनसीबी ने आर्यन पर आरोप लगाया, नवाब मलिक ने एनसीबी पर आरोप लगाया, प्रभाकर ने एनसीबी पर आरोप लगाया, समीर वानखेड़े ने प्रभाकर पर आरोप लगाया और अब एक बार फिर नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर आरोप लगाया है। तो आर्यन खान केस के गवाह नंबर 1 प्रभाकर के आरोप, एनसीबी नेता नवाब मलिक के आरोप और अपने खिलाफ विजिलेंस जांच के बीच एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया और कहा कि वो इसे साबित कर देंगे। आई एम रेडी टू फेस एनीथिंग, जो है हेडक्वार्टर्स या जो कोई भी, आई एम रेडी टू फेस एनीथिंग। बेबुनियाद है, ऑलरेडी कोर्ट्स में हम लोग कह चुके हैं, अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं उसका पूरा खंडन करता हूँ। मैं कोई दूसरे काम से आया हूँ, कोई समझ नहीं है। लेट मी क्लैरिफाई। देखिए, इसका सब जवाब आप हेडक्वार्टर से लीजिए, वरिष्ठ ऑफिसर जवाब देंगे। अरे मैं प्री प्लान्ड कोई मीटिंग है उस वजह से भाई। इस मामले में आरोप पर आरोप लगते जा रहे हैं, केस की फाइलें बढ़ती जा रही हैं, जांच का जंजाल बनता जा रहा है, लेकिन देश की जनता ये समझ ही नहीं पा रही है कि किसका आरोप सच्चा है और किसका झूठा। पहले आपको बताते हैं क्रूज ड्रग्स केस की जांच में जुटे समीर वानखेड़े पर इसी केस के विटनेस नंबर 1 प्रभाकर सेल ने क्या आरोप लगाया है। प्रभाकर ने अपने एफिडेविट और टाइम्स नाउ नवभारत को दिए बयान में जिक्र किया है कि उसके पुराने बॉस किरण गोसावी ने फोन पर 25 करोड़ रुपए की डील की बात की है, जिसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को दिए जाने थे। लेकिन सेशन कोर्ट में समीर वानखेड़े ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताते हुए ये आरोप लगाया है कि केस को डिरेल करने के लिए ये साजिश रची जा रही है। समीर वानखेड़े प्रभाकर सेल के आरोपों से जूझ ही रहे थे कि एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने अपने ट्विटर पर एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया। दावा किया गया है कि यह बर्थ सर्टिफिकेट समीर वानखेड़े का है। इसमें पिता का नाम दाऊद के वानखेड़े लिखा है, वहीं धर्म की जगह पर मुस्लिम लिखा हुआ है। पिता के नाम के आगे स्टार साइन बनाया गया है और इसे इस सर्टिफिकेट के साइड में स्टार के साथ नाम लिखा है दन्या देव वानखेड़े। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। बर्थ सर्टिफिकेट उनका समीर दाऊद वानखेड़े का है। बर्थ सर्टिफिकेट में टेम्परिंग करके जो उनके पिताजी ने धर्मांतर करने के बाद नाम बदला था उसे फिर दुरुस्त किया। उसके आधार पे कास्ट सर्टिफिकेट निकाला गया। जो दलित कैंडिडेट थे आईआरएस के, उनके अधिकारों को फर्जीवाड़े के जरिए छीना गया है। पूरी इनकी जिंदगी एक फर्जी चीज़ों से शुरू हुई और सारा फर्जीवाड़ा वो कर। नवाब मलिक के इस आरोप को अभी समीर वानखेड़े ने जवाब दिया है। मेरे पिता दन्या देव वानखेड़े हिंदू हैं और मेरी मां जहिदा मुस्लिम थी। मैं एक बहुधार्मिक और धर्मनिरपेक्ष परिवार से हूं जो भारतीय संस्कारों में विश्वास रखता है। मेरे के ऊपर जो ऑब्जेक्शन वगैरह कोई किसी ने किया है राजकारणी लोगों ने, ये गलत है और ये बिल्कुल सीधा आप किसको छोटे बच्चों को भी पूछेंगे तो ये गलत है। वो वैसे हम लोग नहीं है और ये गलत है। जहाँ पे हम रहते थे लोखंडवाला के बाजू में हमारे जो भाई रहते थे, वहाँ पे सब मुस्लिम एरिया होने की वजह से वहाँ के लोग आना जाना, भाई औरत बाल बच्चे सब आना जाना करते थे। वहाँ बैठते थे, उठते थे, खाते थे, पीते थे। तो उन्होंने भाई कि तुम्हारा नाम तो नैनदेव है, फिर तुम कैसा, फिर तुम नैनदेव के बदले तुमको दाऊद अगर बोले तो चलेगा क्या? तो उसने बोला दाऊद या अकबर क्या, मेरे का कोई भी नाम ले लो, मेरे से क्या मतलब आता, पर मेरा ओरिजिनल नाम ज्ञानदेव खसुरी वानखेड़े है। आरोप पर आरोप तो लग ही रहे हैं, लेकिन एक सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। सवाल यह है
कि इस केस में दूसरा गवाह और प्रभाकर सैल के मुताबिक आर्यन की गिरफ्तारी के बाद पैसों की डील करने वाला किरण गोसावी कहां है। किरण गोसावी ने टाइम्स नाउ नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा था कि वो सरेंडर करने वाला है। तो सर ये 25 करोड़ की जो बात आ रही है, जो कि आपके ही कुछ लोग बता रहे हैं, आपके बॉडीगार्ड, टोटल फेक है, ये टोटल फेक है। सीधा मैं सामने भी आने के बाद में वही बोलूंगा, ये बनी बनाई कहानी है सब। बाकी कुछ में उल्टा, जैसे मेरा सेल्फी रात को देख के पास में वायरल हुआ है, फोन आना चालू हो गया। इस वजह से वो अच्छा है, हम तो करेंगे। उसके बाद में तो मेरे से पैसे मांगने की बात, आपसे पैसे मांगने की बात हुई? इतना दो जी। कि ये बात कौन कर रहा था सर, पैसे मांगने की आपसे? मेरे पास में है नंबर से, मैं सारा ओपन करूंगा, देखते मेरे से पूछताछ होगी, इस पूछताछ में सारी। मतलब जो आरोप आपके तरफ से लग रहे हैं, आप पे लग रहे हैं कि आपने 25 करोड़ मांगने की कोशिश की, वो आपसे भी पैसे मांगे गए? नहीं, 25 का मैंने तो आज तक 25 करोड़ की बात, अभी मीडिया में चालू हुआ तभी मुझे पता चला। अच्छा, ठीक है गोसावी जी, ठीक है, थैंक। अब कब सरेंडर कर रहे हैं गोसावी जी? मैं आजकल में ही कर रहा हूँ। इस बीच एक फोन रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि इसमें गोसावी लखनऊ में पुलिस वाले के सामने सरेंडर की मांग रख रहा है, लेकिन पुलिस वाला उससे पूछ रहा है वो लखनऊ में क्यों सरेंडर करना चाहता है। हेलो हेलो सर, मड़िया पुलिस चौकी। हेलो, हाँ सर, अभी चौकी पे हो आप? हेलो, नहीं सर, मुझे वहाँ पे मतलब आना था। मैं किरण गोसावी बोल रहा हूँ। हाँ तो सर मुझे यहाँ क्यों आएंगे जी? यहाँ क्यों आएंगे? मड़ियाव क्यों जाएंगे जी? मड़ियाव क्यों जाएंगे? सर मुझे जरा सरेंडर होना है सर। क्या सरेंडर होना है सर? यहाँ क्यों सरेंडर होना है सर? क्योंकि नजदीक का पुलिस स्टेशन यही है मेरे लिए। नहीं, ऐसा नहीं है जी। आप कहीं और देखिए, आप कहीं और देखिए। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप का खेल जोर शोर से चल रहा है, लेकिन सच क्या है ये सामने आना अभी बाकी है। मुंबई से शिवानी मिश्रा और अरुणिल सदाडेकर के साथ, दिल्ली से कंगना सचदेवा के साथ अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब देखिए वो खबरें जो आपके राज्यों से जुड़ी हुई हैं। भारतीय किसान यूनियन ने आज देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के आह्वान पर किसान सभी तहसीलों और जिला सचिवालयों पर धरना देंगे और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम, तहसीलदार और डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपेंगे। प्रदर्शन सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक होना है। किसान ये प्रदर्शन लखीमपुर में हुई हिंसा के विरोध में करेंगे। किसानों का कहना है कि लखीमपुर खीरी में सुनियोजित ढंग से 4 किसानों और पत्रकार की हत्या की गई थी और इसको लेकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और टेनी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रदर्शन के दौरान किसान तीनों कृषि कानूनों को भी रद्द करने की मांग उठाएंगे। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को एक कार्यक्रम के दौरान 4 किसानों और एक पत्रकार की मौत हो गई थी। आरोप है कि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे के काफिले ने ही किसानों को रौंद दिया था। इस मामले को लेकर यूपी में खूब सियासत भी हुई, जिसके बाद अब किसान इस मामले में इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना लौटने के बाद अब आगामी उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव 27 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान और तारापुर में 2 चुनावी सभाएं करेंगे। लालू की जनसभा के लिए पार्टी स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि 27 अक्टूबर को लालू हेलीकॉप्टर से कुशेश्वर स्थान और तारापुर जाएंगे और पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। बता दें कि 30 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर उपचुनाव होना है और पिछले कुछ दिनों से तेजस्वी यादव भी लगातार इन दोनों सीटों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। खास बात यह है कि लालू 2015 विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार किसी चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए निकलेंगे। 2019 लोकसभा चुनाव और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लालू चारा घोटाले के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद जेल में बंद थे, जिसकी वजह से वो चुनावी गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाए थे। चुनाव को लेकर बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन टूट चुका है और दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ कुशेश्वर स्थान और तारापुर में उम्मीदवार उतार चुकी हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार भी आज कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चुनावी सभाएं करेंगे।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या में हैं। यहां आज वो रामलला के दर्शन करेंगे। इससे पहले अयोध्या पहुंचकर उन्होंने हाईवे स्थित एक होटल में विश्राम किया। सीएम केजरीवाल कल शाम सरयू आरती में भी शामिल हुए। उत्तराखंड और गोवा की तरह वो यूपी में भी चुनावी वादे कर सकते हैं। संभव है कि अयोध्या की धरती से वो राम राज्य को लेकर लोगों से संवाद भी करें। कई मौकों पर खुद को हनुमान जी का भक्त बताते हुए केजरीवाल ने राम राज्य के तहत अपनी सरकार को चलाने की बात कही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के रूट मैप में भी अयोध्या को शामिल किया गया है। हालांकि कोरोना की वजह से अभी योजना स्थगित है। आम आदमी पार्टी इस विधानसभा चुनाव में यूपी में पूरा जोर लगा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अयोध्या दौरे को अहम माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल अयोध्या में भी बिजली, पानी, शिक्षा से जुड़े वादे कर सकते हैं। गुजरात एटीएस ने पाकिस्तान के लिए वसूली करने के आरोप में बीएसएफ के एक जवान को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि जवान पाकिस्तान को देश की खुफिया जानकारियां दे रहा था। इस बात के सामने आने के बाद एटीएस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी जवान जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का रहने वाला है। जवान सज्जाद कच्छ गांधीधाम में बीएसएफ की 74वीं बटालियन में तैनात था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल बरामद किया है। इस मोबाइल की जाँच की जा रही है। अभी तक इंट्रोगेशन में तो वो बीएसएफ की जो मूवमेंट होती है, बीएसएफ की ट्रूप्स कहाँ चलती है, वहाँ पे कौन कौन अफसर डिप्लॉय किए हुए हैं, वो अफसर की क्या मतलब जिम्मेदारी है, वो सब आगे वो भेजता है। पाकिस्तानी काउंटर पार्ट किसको भेजता था वो इन्फॉर्मेशन, और जरिया क्या था? जरिया व्हाट्सएप का था, मोबाइल व्हाट्सएप से भेजता था। और पाकिस्तान काउंटर पार्ट कौन था? वो अभी तो अंकल करके बता रहा है, लेकिन उसकी इंट्रोगेशन अभी चालू है। एटीएस ने बताया कि जासूसी का आरोपी 2012 में बतौर कांस्टेबल बीएसएफ में शामिल हुआ था। बीएसएफ के जवान को कथित तौर पर पैसे के बदले कच्छ भुज में बीएसएफ मुख्यालय से पाकिस्तान में एक हैंडलर को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एटीएस अधिकारियों ने बताया कि सज्जाद व्हाट्सएप मैसेज के जरिए खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था। देश के सबसे बड़े अस्पताल में दिल्ली पुलिस ने नर्सिंग और प्री मेडिकल स्टूडेंट्स को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। 3 दिन के इस ट्रेनिंग कैंप में करीब 1000 छात्राओं को सेल्फ डिफेंस में ट्रेन किया गया। देश भर में लाखों लड़कियों को ट्रेन करने वाले लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके शिव कुमार कोहली और दिल्ली पुलिस की लेडी सिंघम एसआई किरण ने इन छात्राओं को छोटी छोटी टेक्निक से आत्म सुरक्षा का पाठ सिखाया और बताया कि कैसे उनके हाथ का मोबाइल, हेयर पिन, उनके कॉलेज का बैग उनका हथियार बन सकता है। किसी अनचाही स्थिति में ये छात्राएं इन हथियारों का इस्तेमाल कर अपना बचाव कर सकती हैं। इस कैंप में आई छात्राओं ने माना कि वो अक्सर अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं और इन तीनों की ट्रेनिंग ने उनके अंदर एक अलग सा आत्मविश्वास भर दिया है। इन छात्राओं को न सिर्फ लड़ने और फिट रहने की ट्रेनिंग यहाँ दी गई, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से कैसे मजबूत बनना है उसके लिए भी खास बातें बताई गई हैं। इस कैंप में इन छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, दिल्ली पुलिस की डीसीपी साउथ बेनीता मैरी जयकर भी पहुंची और इन छात्राओं को आत्म सुरक्षा का महत्व समझाया। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं जिका वायरस की। समझदारी कहती है कि हर बार नई गलती से सीखने की जरूरत नहीं है। पिछले जो सबक हैं, पिछले सबक भी एक बेहतर राय तैयार कर सकते हैं। कोविड के पहले केस से लेकर आज तक का जो सफर है वो ऐसे कई सबक हमें देकर गया। इसीलिए जिका वायरस को लेकर आपको सचेत रहना है, जागरूक होना भी बहुत जरूरी है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच देश में जीका वायरस पांव पसारने लगा है। जीका वायरस केरल से कानपुर पहुंच गया है। यहां एयरफोर्स के कर्मचारी इस वायरस से संक्रमित पाए गए। एयरफोर्स कर्मी का इलाज चल रहा है। केंद्र ने एक हाई लेवल टीम को कानपुर भेजा है जो वायरस के बारे में जांच कर रही है। केरल में जीका के सबसे ज्यादा केस मिले हैं। यहां एक बच्चे की जान भी जा चुकी है। सवाल यह है कि आखिर यह जीका वायरस है क्या? दरअसल जीका एक मच्छर से फैलने वाला वायरस है। ये एडिस एजिप्टी नाम की प्रजाति के मच्छर के काटने से फैलता है। WHO के मुताबिक एडिस मच्छर आमतौर पर दिन के दौरान काटते हैं। ये वही मच्छर है जिसके काटने से डेंगू और चिकनगुनिया होता है। इसके लक्षण भी डेंगू जैसे होते हैं, मसलन बुखार आना, शरीर पर चकत्ते पड़ना और जोड़ों में दर्द होना।
वही मोड है जैसे हमारा डेंगू का है। मच्छरों से एडीज जो मच्छर होते हैं उनसे जीका वायरस भी फैलता है। उत्तर भारत में कभी भी केस आया नहीं, पहली बार ये आया है। तो सारे जो उपाय हम लोग डेंगू के लिए करते हैं, चाहे वो मच्छरों से काटने से बचाव हो, फुल स्लीव के कपड़े पहने, मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, पानी को इकट्ठा ना होने दें। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिंदगी के लिए जीका वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक इससे मौत की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन ये प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, खासकर गर्भ में पल रहे नवजात के लिए खतरनाक हो सकता है। चूंकि अब तक इसका इलाज नहीं ढूंढा जा सका है, इसीलिए ये वायरस घातक भी हो सकता है, उसी तरह जैसे कोरोना वायरस। जब देश में कोरोना का पहला केस सामने आया था, तब किसी को नहीं पता था कि ये इतना कातिल बन जाएगा, इतना बड़ा कहर बन जाएगा। कोरोना ने हमें यह सबक दी है कि इस तरह की जब भी कोई रहस्यमय बीमारी आए तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, जरूरी कदम उठाने चाहिए ताकि इस पर काबू पाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। हमें ये याद रखना होगा कि कोरोना अभी तक गया नहीं है और जिका की आहट भी आ चुकी है। वहीं अगर हम डेंगू की बात करें तो इस मौसम में कोरोना से भी ज्यादा तेज गति से ये फैल रहा है। हालात तो ये हैं कि इस वक्त देश में ट्रायंगल में फंसा हुआ नजर आ रहा है। डेंगू का डंक देश को नया दर्द दे रहा है। राजधानी दिल्ली में तो इसकी कहानी डराने वाली है। दिल्ली में इस साल डेंगू के मामले 1000 को पार कर गए हैं। बीते एक हफ्ते में ही 283 केस रिपोर्ट हुए हैं। सिर्फ अक्टूबर महीने में अब तक 665 डेंगू के केस आ चुके हैं। इस वीक में बढ़ रहा है ग्रेजुअली, क्योंकि अगर हम 1 अक्टूबर से देखें अभी तक, तो जैसे हमारे पास अराउंड पहले शुरू में कम पेशेंट्स आ रहे थे 30-40, तो अब 100 तक फीवर के पेशेंट्स पहुंच गए हैं पर डे। और इनमें से मतलब ज़्यादातर पेशेंट्स वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के जैसे मलेरिया, चिकुनगुनिया और डेंगू के निकल रहे हैं। उनमें से ज्यादातर डेंगू के ही हैं। राजधानी में डेंगू की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि उसने कोरोना को पीछे छोड़ दिया है। पिछले हफ्ते कोरोना के 208 मामले आए थे, जबकि डेंगू के 283। बीते 14 दिनों में कोरोना के 400 मामले आए हैं और डेंगू के 526। बहुत तेज बुखार, 103, 104 बुखार मरीजों को रहता है। उल्टी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही हैं, खाया नहीं जा रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, स्किन पे रैशेस आ रहे हैं, स्पॉट्स आ रहे हैं, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, आपके प्लेटलेट काउंट्स कम होते चले जा रहे हैं या आपका हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ों को आपको नज़र रखना है। अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो आपको अपने डॉक्टर के संपर्क में आना है और हो सकता है आपको भर्ती की ज़रूरत पड़े। डेंगू जिस तरह दिल्ली को डंक मार रहा है, कमोबेश उसी तरह देश के कई राज्यों का हाल यही है। डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच देश में कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है, जिसका नाम है AY.4.2। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसके कई केस सामने आ चुके हैं। 7 संक्रमित मरीज तो सिर्फ इंदौर में मिले हैं। अभी जो वेरिएंट का फर्क पड़ा है उससे बहुत कॉम्प्लिकेशन वाला केस तो नहीं हुए हैं, बट ये हम लोगों को वापस से एक संज्ञान देता है कि आने वाले समय में वेरिएशंस होने की वजह से कोई भी तकलीफ हो सकती है, तो हमको इसके लिए सतर्क रहना पड़ेगा। कोरोना का ये नया रूप डेल्टा वेरिएंट से भी घातक माना जा रहा है, क्योंकि ये उसकी तुलना में तेजी से फैलता है। ये वही वेरिएंट है जो यूरोप में दहशत पैदा कर चुका है। इसी की वजह से ब्रिटेन, रूस और इजराइल में कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। भारत को भी इसे लेकर गंभीर होना होगा। जरूरी कदम उठाने होंगे ताकि ये वैसी तबाही ना ला पाए जो कोरोना के पुराने वेरिएंट लेकर आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। त्योहारों के मौसम में लोग ये कहा जाए दूसरे राज्यों से अपने घर लौट रहे हैं और ये संक्रमण को बढ़ाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण इसकी भूमिका रहती है। ताज़ा मामला है झारखंड का, जहां पर हटिया रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्री टेस्ट के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि जो लोग कोरोना संक्रमित हैं उन्हें प्रशासन ढूंढ ही नहीं पा रहा।
एक तरफ पर्व और त्योहार, दूसरी तरफ कोरोना से हाहाकार। झारखंड के हटिया से सामने आ रही नई तस्वीर एक संकेत है, एक सूचना है, लोगों को आगाह करने के लिए काफी है कि अभी कोरोना को हल्के में ना लेना, वरना ये हम सब के लिए फिर से मुसीबत साबित हो सकता है। ये झारखंड के हटिया की तस्वीर है। त्योहार के मौसम में ट्रेन से अपने घर पहुंचने वाले लोग नई परेशानी खड़ी कर रहे हैं और लापरवाही की हद ऐसी है कि झारखंड सरकार इसका कोई समाधान तक नहीं ढूंढ पा रही है। हटिया स्टेशन पहुंचने वाले लोगों का पहले कोरोना टेस्ट होता है, जिसके बाद वही लोग सीधे अपने घर चले जाते हैं। फिर रिपोर्ट आती है तो कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से ये सिलसिला लगातार जारी है। झारखंड की सरकार भी जानती है कि ये दिक्कत बड़ी है, बावजूद इसके इसे लेकर ना तो कोई कड़ा कदम उठाया जा रहा है और ना ही सरकार सख्त दिख रही है। सवाल यही है कि लोग कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी झारखंड में प्रशासन को बताने से क्यों कतरा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ तो ट्रेन से उतरे यात्री और हम लोगों ने उनका जांच किया और जांच के बाद तो वो अपने घर ही जा रहे हैं। जिला प्रशासन इस पे काम कर रही है, जिसमें उन लोग जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं उनको फ़ोन किया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि आप अभी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसे आंकड़ों में देखिए तो 23 अक्टूबर को हटिया स्टेशन पर 60 मरीज मिले और फिर 24 अक्टूबर को 44 मरीज मिले। यह आंकड़ा थमता दिख नहीं रहा है। एक अनुमान के मुताबिक एक कोरोना पॉजिटिव शख्स 2.5 लोगों तक को संक्रमित कर सकता है। अब इस हिसाब से भी देखें तो हटिया स्टेशन पर संक्रमित पाए गए 104 लोग 262 लोगों तक इसे फैला सकते हैं। वही लोग आगे फिर किसी से मिलेंगे तो संक्रमण की रफ्तार किस तरह से तेज होती जाएगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हालात तो मैं समझ पा रहा हूँ कि कोविड पेशेंट बढ़ रहे हैं पहले से, क्योंकि पैसेंजर तो बढ़ चुके हैं, क्योंकि फेस्टिवल का समय है, दिवाली है, छठ है। यहीं से असल दिक्कत शुरू होती है। बार बार सवाल वही है कि झारखंड में लोग कोरोना से इस तरह से डर क्यों रहे हैं? क्यों लोग कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी सरकार को बता नहीं रहे हैं? पॉजिटिव पाए जाने पर आइसोलेशन सेंटर में भेजा जाता है। बहुत दिक्कत से होम आइसोलेशन की मंजूरी मिलती है। सरकारी अस्पताल में भर्ती होने से लोग डरते हैं। आम लोग सरकारी आइसोलेशन सेंटर में नहीं जाना चाहते। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हिंदुस्तान ने क्या क्या झेला है, यह अभी भी हर किसी को याद ही होगा। लेकिन झारखंड की सरकार अभी भी इसे बहुत हल्के में ले रही है। आलम यह है कि झारखंड सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर 8 अक्टूबर के बाद से कोरोना को लेकर कोई अपडेट नहीं है। और तो और अभी जो लोग बाहर से हटिया स्टेशन पर टेस्ट के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, वो या तो अपना मोबाइल फोन बंद कर लेते हैं या फिर छुपने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यही है, उन लोगों को पहचानने या उन तक पहुंचने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरा तो यही कहना रहा है कि जैसे ही रिपोर्ट आता है, अगर उन तक तुरंत हम लोग मैसेज या फ़ोन के द्वारा अगर उनको बता दिया जाए तो फिर हमको लगता है कि वो खुद ब खुद क्वारंटाइन हो लेंगे, अपने आप को कर लेंगे और संक्रमण से बचा जा सकता है इससे। एक तरफ बार बार यही अपील है कि कोरोना को हराना है तो सावधानी बरतनी होगी, सतर्क होकर रहना होगा, लेकिन झारखंड सरकार इसे समझने में हर दिन देरी कर रही है। ये देरी जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि कोरोना का कहर है, लोगों ने एक बार नहीं 2-2 बार देख लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी वालों को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने सिद्धार्थनगर से उत्तर प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन किया। वाराणसी के लिए 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के साथ ही 64,000 करोड़ के आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को भी हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की साइकिल चल रही थी। उनका इशारा सैफई की तरफ था, जब समाजवादी पार्टी की सरकार में विकास की साइकिल
मुफ्त वैक्सीन का अभियान कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। कितने 9 मेडिकल कॉलेज, ये सभी मेडिकल कॉलेज अब पूर्वांचल के कोटि कोटि जनों की सेवा करने के लिए तैयार है। इन 9 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण से करीब 2,500 नए बेड्स तैयार हुए हैं। 5,000 से अधिक डॉक्टर और पैरामेडिकल के लिए रोजगार के नए अवसर बने हैं। इसके साथ ही हर वर्ष सैकड़ों युवाओं के लिए मेडिकल की पढ़ाई का नया रास्ता खुला है। साथियों, जिस पूर्वांचल को पहले की सरकारों ने बीमारियों से जूझने के लिए छोड़ दिया था, वही अब पूर्वी भारत का मेडिकल हब बनेगा। अब देश को बीमारियों से बचाने वाले अनेक डॉक्टर, ये धरती देश को डॉक्टर देने वाली है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के बाद आरोग्य पर, स्वास्थ्य सुविधाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने पर ध्यान ही नहीं दिया। पहले ऐसा क्यों नहीं होता था और अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका एक ही कारण है, राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक प्राथमिकता। जो पहले थे उनकी प्राथमिकता अपने लिए कमाना और अपने परिवार की तिजोरी भरना था। हमारी प्राथमिकता गरीब का पैसा बचाना, गरीब के परिवार को मूलभूत सुविधाएं देना। साथियों, बीमारी अमीर गरीब कुछ नहीं देखती है, उसके लिए तो सब बराबर होते हैं। और इसलिए इन सुविधाओं का जितना लाभ गरीब को होता है, उतना ही लाभ मध्यम वर्ग के परिवारों को भी होता है। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में जिस तेजी के साथ नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, उसका अच्छा असर मेडिकल की सीटों और डॉक्टरों की संख्या पर पड़ेगा। ज्यादा सीटें होने की वजह से अब गरीब माता पिता का बच्चा भी डॉक्टर बनने का सपना देख सकेगा। पीएम मोदी ने कहा कि योगी सरकार से पहले प्रदेश में भ्रष्टाचार की साइकिल चल रही थी। सालों साल तक या तो बिल्डिंग ही नहीं बनती थी, बिल्डिंग होती थी तो मशीन नहीं होती थी, दोनों हो गई तो डॉक्टर और दूसरा स्टाफ नहीं होता था। ऊपर से गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। दवाई में भ्रष्टाचार, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार। इस पूरे खेल में यूपी में कुछ परिवारवादियों का तो खूब भला हुआ। भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली, लेकिन उसमें पूर्वांचल और यूपी का सामान्य परिवार पिसता चला गया। यूपी में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। उधर विपक्ष का आरोप है कि चुनाव नजदीक आता देख भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक योजनाओं का ऐलान कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और आइए अब आपको एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। तमिलनाडु के सलेम जिले की एक तस्वीर सामने आई, जहां पर एक झरने के किनारे एक मां अपने बच्चे के साथ में फंस जाती है। देखिए तस्वीर, बेहद डरावनी तस्वीर है, बेहद डरावनी। देखिए मां अपने बच्चे के साथ में दूसरी तरफ है, बीच में पानी का तेज झरना है और झरने के इस ओर कुछ लोगों का ग्रुप है जो बार बार उन्हें संभलने के लिए कह रहा है। और जिस जगह पर मां अपने बच्चे के साथ में है, वहां पर कुछ और भी लोग नजर आ रहे हैं। मां अपने के बच्चे के साथ में वहां फंसी हुई है।
पानी की धारा देखते ही देखते तेज होती चली गई और ये सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। तस्वीरों में आपको साफ नजर आ रहा है किस तरह महिला को उसके बच्चे के साथ में बचाया जा रहा है, बचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए वहां पर एक तरह से ह्यूमन चेन बनाकर वहां पर जो लोग थे उन्होंने महिला और उसके बच्चे को सपोर्ट दिया और उन्हें बचाया गया। देखिए हालांकि ये भी जो रेस्क्यू है वो इतना आसान नहीं है। सबसे पहले लोगों ने यहाँ पर बच्चे को सुरक्षित किया और उसके बाद में वहाँ पर महिला को भी रस्सी के सहारे बचाया गया है। स्थानीय लोग, आसपास के मौजूद लोगों ने जैसे तैसे करके महिला और उसके बच्चे की जान बचाई। देखिए लेकिन कितना दर्दनाक, कितना खतरनाक, डरावनी ये तस्वीर है। जरा सी लापरवाही से कितना बड़ा हादसा हो सकता था। और आइए बात छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की करेंगे, जहां पर एक स्कूल के शिक्षक पूरे समाज को एक सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। सच ही है, माता पिता के बाद अगर कोई बच्चों को संवारता है, समाज के लिए तैयार करता है, अच्छा इंसान और एक बेहतर नागरिक बनता है तो वो और कोई नहीं, गुरु ही है। बलरामपुर में शिक्षकों के जज्बे की इस तस्वीर को निहार लीजिए। दुर्गम पहाड़ी इलाका, नदी नालों को पार करते कंधे पर बोझ लिए ये शिक्षक पूरे समाज के लिए एक मिसाल है। दरअसल ये शिक्षक सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील का राशन लिए 8 किलोमीटर जंगली इलाकों से गुजरते हैं ताकि वक्त पर बच्चों को भोजन मिल सके। शिक्षक बताते हैं कि पिछले 10 साल से इस दुर्गम इलाके से राशन ले जाने का जोखिम भरा काम ऐसे ही चल रहा है। हमको मध्याह्न भोजन ढो करके ले जाना पड़ता है और बरसात के दिनों में जंगली जानवरों सबका भी खतरा बना रहता है और मौसम खराब होने की वजह से हमको जंगल का रास्ता भी साफ सफाई धुंध की वजह से दिखाई देता नहीं है, जिसकी वजह से हम फिर भी हम कठिन परिस्थिति होने के बावजूद भी अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। अब सरकार से शिक्षकों की मांग है, स्कूल से मुख्य सड़क के बीच एक रास्ता बन ही जाना चाहिए। इससे ग्रामीणों की जिंदगी तो बदलेगी ही, रास्ता बनने से स्कूलों में भी बच्चों की संख्या बढ़ेगी। वहाँ से हम लोग बच्चों को खिलाने के लिए अपने कंधे में मध्याह्न भोजन की सामग्री, चावल दाल सब्जी सब ले जाते हैं ढो के, और हम लोग शासन से ये उम्मीद करते हैं कि हो सके तो कभी रोड बनवा देते ताकि गांव वाले को भी आने जाने के लिए सुविधा हो जाता। अपने कांधों से ढोकर चढ़ाते हैं, हमेशा देखते हैं इन लोग को और बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है इन लोग को। और मैं प्रशासन से इन लोग के लिए रोड का मांग करता हूं ताकि आने जाने का इन लोग को सुविधा हो सके। और ऐसे शिक्षक को मैं सलाम करता हूं। संसाधनों की कमी का हवाला देकर मुमकिन था कि शिक्षक बच्चों के भोजन को कंधे पर उठाकर जंगली इलाके से ना गुजरते, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से एक कदम आगे बढ़कर वो कर दिखाया जो दूसरों के लिए उदाहरण है। जिले के शिक्षा विभाग के अफसर शिक्षकों की इस मुहिम की तारीफ करते नहीं थे। पंकज एक्का और सुशील यादव ये कार्यरत हैं और इनके द्वारा पीडीएस की दुकान से चावल अपने कंधे में उठा करके वे जंगल नदी पार करते हुए ऊपर विद्यालय पहुंचाते हैं और मध्याह्न भोजन भी संचालित करते हैं। मैं ऐसे दोनों शिक्षकों को सलाम करता हूं। समाज में कुछ लोगों की छोटी पहल बहुत बड़ा अंतर लाती है। बलरामपुर के शिक्षक इसी मिट्टी के बने हुए हैं। इनकी ये कोशिश भविष्य की पीढ़ी को खड़ा करने वाली है। सही मायनों में राष्ट्र के प्रति यही सच्ची श्रद्धा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और न्यूज़ उदय में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की हर खबर टाइम्स नाउ नवभारत पर जारी है।